उसका उसका रीज़न ये है कि एक हमने जो है 10th में या 9th क्लास में या 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, खोल दिया, भूल गया, फिर एक चम्मच वो डाल दिया, खोल दिया, भूल गया, तो सैचुरेशन स्टेज। तो एल्युमिनियम के अंदर जो 10.6 सिलिकॉन जो है ना वो सैचुरेटेड होता है। इसे 10.6% से ज़्यादा जितना भी एल्युमिनियम वो होगा सिलिकॉन होगा वो अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर होगा। उसको डिजोल्व करने के लिए फिर हमें केमिकल रिफाइनर होगा जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। तो कोई भी एलो LM24 है, LSI 132 है, कोई भी एलो है इसमें 10.6 होगा, चलो 10.6 से 1% ज़्यादा या 1% कम। ठीक, तो वो इसकी सैचुरेशन स्टेज होती है कि हमारा मेटल कास्ट भी हो जाए और हमारा जो ना एलॉय परफेक्ट भी हो जाए। तो वो जो है वो बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज ऑफ द मेटल। अब उसके बाद में फिर हमें एडिशनल क्या डालना है, कॉपर डालना है, डालना है। अब दो तरह के कोई भी दुनिया का एलॉय है उसमें दो तरह के एलिमेंट होते हैं, दो तरह के एलिमेंट डाले जाते हैं। एक तो वो एलिमेंट होता है जो जिसका कि मेल्टिंग टेम्परेचर बेस मेटल से ज़्यादा होता है। एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका कि मेटल टेम्परेचर जो है बेस मेटल से कम होता है। बेस मतलब जैसे एल्यूमिनियम है, हमारा एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम होगा, कॉपर है तो कॉपर हो गया, ठीक है जी, जिंक है तो जिंक हो गया। तो उसमें जो अच्छा अब जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, मतलब जो मेल्टिंग टेम्परेचर जिंक एल्यूमिनियम के अंदर का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिंक हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, कैडमियम हो गया, ये जो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर, टिन हो गया, इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है इससे एल्यूमिनियम से। तो इनके मोलिक्यूल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के मोलिक्यूल्स होते हैं, जिस समय ये मोलिक्यूल्स आपस में सोलिडिफाई होते हैं, कास्टिंग के टाइम पे सोलिडिफिकेशन होता है, तो इनके बीच में गैप बनता है, उसको बोलते हैं एयर वैकेंसी। एयर वैकेंसी मतलब मोलिक्यूल्स के जैसे पत्थर की दीवार होती है ना, पत्थर की दीवार बनाओ तो उसके बीच बीच में गैप नहीं होता, जो गैप होता है उसको एयर वैकेंसी बोलते हैं। उसको फिलअप करने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम तो सोलिडिफाई हो गया तो उसमें 600 डिग्री पे 660 डिग्री पे 70% हो गया, लेकिन 660 डिग्री पे जिंक सोलिडिफाई नहीं हुआ, वो लिक्विड है। मैग्नीशियम लिक्विड कंडीशन रहेगा, टिन जो है वो लिक्विड ही रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो मोल्टन कंडीशन के अंदर होगा, तो वो क्या होगा, बह के वो जो एयर वैकेंसी है ना उसके अंदर घुस जाएगा और सोलिडिफिकेशन के टाइम पे उस एयर वैकेंसी को ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेटल के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो हम जो अच्छा अब जो जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है बेस मेटल से, वो ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, कणों के रूप में होते हैं। ये माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे ना तो उनके ग्रेन दिखाई देंगे। और ये जो जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टिन हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये थक्के के रूप में उनका धब्बा जब जाता है ना, इस तरह से वो उसके अंदर दिखाई देते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो क्या कहते हैं, ये जो आपका जो जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, कॉपर हो गया, तुम्हारा जो है टाइटेनियम हो गया, ये जो है ये जो है ग्रेन के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में उसके अंदर दिखाई देते हैं। इनकी अलग प्रॉपर्टी होती है, ये अलग काम करते हैं उसके अंदर, कास्टिंग के अंदर, और उनका काम स्ट्रेंथ देने का होता है। जैसे पत्थर की दीवार बनाई, उसके अंदर अगर आपने मसाला डाल दिया, मसाला भर दिया उसके अंदर, तो उसको तोड़ोगे टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। लेकिन यदि पत्थर की दीवार होगी और आप धक्का दोगे तो टूट जाएगी। तो वो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं। तो जिंक एल्यूमिनियम के अंदर जिंक होगा ना, बस वो होगा तो क्या होता है, वो स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक है सर, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बोलिए। जैसे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये दैट इज पार्ट ऑफ मेटलर्जी, मतलब दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अलॉइंग। अलॉइंग इज डिफरेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं जब हम काम करेंगे ना तब हमको समझ में आ जाएंगी, और हमको ज़्यादा ऐसा समझने का ज़रूरत भी नहीं है।